नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित। आज इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट लागत सिद्धांत की स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व में टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को डिस्कस किया था। आज शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व में आगे हम एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के साथ साथ मार्जिनल कॉस्ट कर्व को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है कि ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने का तरीका है अगर टोटल कॉस्ट में हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाता है, औसत लागत आ जाती है। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट को शो करेगा और यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो। इसी तरीके से हमने देखा था कि टोटल कॉस्ट के दो पार्ट थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरीके से एवरेज कॉस्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से निकलेगी, टीएफसी को क्यू से डिवाइड करने पर, क्वांटिटी से, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर फाइंड आउट होती है, टीवीसी अपॉन क्यू। तो इस तरीके से हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली कि एवरेज कॉस्ट के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, किस किस तरीके से वो निकल सकता है। इसमें कई बार आपको टेबल गिवन होगी, उसमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट आपको करनी होगी, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूलाज पता हो। टीएफसी फाइंड आउट करना है तो क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एएफसी से, टीवीसी फाइंड आउट करना है तो एवीसी के साथ क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, क्वांटिटी, अगर हम प्रीवियस जो टेबल्स थी उनको डिस्कस करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने टीएफसी लिया था, कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम, लेकिन वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और टीएफसी आउटपुट 0 होने पर भी उतना ही होता है जितना आउटपुट मैक्सिमम होने पर होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आउटपुट 0 है तो टीवीसी 0, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो टीवीसी भी इंक्रीज हो रहा था। और टीसी टीएफसी और टीवीसी का सम था, 10 + 0, 10 + 9 ये 26, और ये हो गया 28, ये हो गया 32, ये हो गया 40 और ये 52। इस तरीके से इतना हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, एएफसी निकालना है तो एएफसी क्या होगा? टीएफसी अपॉन क्यू। और एवीसी क्या होगा? टीवीसी अपॉन क्यू। और टीसी निकालने के दो तरीके हैं, सॉरी एसी निकालने के दो तरीके हैं, एक तो टीसी अपॉन क्यू कर दो या एएफसी और एवीसी का सम कर दो। दोनों तरीके से हमारे पास एसी आ जाता है। तो अब देखिए, एएफसी में निकालते हैं टीएफसी अपॉन क्यू, तो 10 डिवाइड बाय 0 छोड़ दो, 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय
4, 10 डिवाइड बाय 5 और 6 डिवाइड बाय 1, इस तरह से। एबीसी टीवीसी अपॉन क्यू, 0 डिवाइडेड बाय 0, 9 डिवाइड बाय 1, 16 डिवाइड बाय 2, 18 डिवाइड बाय 3, 22 डिवाइड बाय 4, 30 डिवाइड बाय 5, 42 डिवाइड बाय 6, 7। अब देखिए एसी क्या है, एएफसी और एबीसी का सम। तो हम एक तरीका तो ये है कि हम यहां से निकाल लें 10 + 9 19, 5 + 8 13, इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा टीसी अपॉन क्यू, 10 डिवाइड बाय 0, 19 डिवाइड बाय 1 19 आएगा, 26 डिवाइड बाय 2 13 आएगा, यहां भी 13 आ रहा था। तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और 28 डिवाइड बाय 3 9 पॉइंट समथिंग, कितना 33, और चाहे यहां से निकाल लो 6 सॉरी। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज है सारी फाइंड आउट हो जाएगी टेबल से। अब देखो यहां ट्रेंड देखिए, टीएफसी कांस्टेंट था बट एएफसी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टीएफसी अपॉन क्यू है, टीएफसी तो कांस्टेंट है बट क्यू कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे जैसे आउटपुट क्वांटिटी इंक्रीज होगी एएफसी कंटिन्यू डिक्लाइन करता है। टीवीसी से एवीसी हमने फाइंड आउट किया है, एवीसी डिक्लाइन करता है 5.5 तक, फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और एसी का जब आप ट्रेंड देखेंगे तो एसी भी यहां डिक्लाइन करेगा और उसके बाद वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस ट्रेंड को अगर हम एक डायग्राम में देखना चाहें तो देखिए, पहला डायग्राम एएफसी के लिए है। यहां क्वांटिटी, यहां एएफसी। तो जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी एएफसी कंटिन्यू डिक्लाइन करेगा। एएफसी की जो शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होगी, आयताकार हाइपरबोला आकृति होगी, एएफसी कंटिन्यू डिक्लाइन करेगा। अगर हम एवीसी बनाते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये यू शेप्ड होगा। ऐसा पहले डिक्लाइन करेगा उसके बाद वापस इंक्रीज करेगा। और अगर हम एसी बनाते हैं एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है, यू आकृति का होता है। अब अगर इन तीनों को हम एक ही डायग्राम में दिखाना चाहें, एक साथ बनाना चाहें, तो देखिए टीसी, टीएफसी, टीवीसी और यहां क्वांटिटी। एएफसी ऐसा बनता है, कंटिन्यू डिक्लाइन करता है। एवीसी ऐसा बनेगा, डिक्लाइन करेगा, इंटरसेक्ट करके ऊपर जाएगा। और एसी इस तरह का बनता है, एवरेज कॉस्ट इन दोनों का सम होता है। अब देखिए हम किसी पॉइंट पर मान लो यहां Q1 क्वांटिटी पर एसी, एएफसी और एवीसी फाइंड आउट करना चाहें, तो यहां देखिए एसी कितना है, ए Q1, और एएफसी कितना है, बी Q1, और एवीसी कितना है, सी Q1। तो हम लिख सकते हैं एसी ए Q1, एएफसी बी Q1 और एवीसी सी Q1, इस तरह से। किसी और पॉइंट पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, मान लो यहां, तो A1 B1, तो AC कितना है, A1 Q2, AFC कितना है, ये पॉइंट B1 Q2,
और एवीसी कितना है, एवीसी भी यही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सेम B1 Q2। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर हम ये रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। अब देखिए AFC कंटिन्यू डिक्लाइन करेगा क्वांटिटी के साथ, AVC डिक्लाइन करेगा, उसके बाद वापस इंक्रीज होगा, AC डिक्लाइन करेगा, वापस इंक्रीज होगा। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होते हैं और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप को दर्शाता है। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमारे बने एवरेज कॉस्ट के, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। अब देखिए हम आगे मार्जिनल कॉस्ट को अगर डिस्कस करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट अगर प्रोड्यूसर एक एडिशनल यूनिट किसी कमोडिटी की प्रोड्यूस करता है तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा वो मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मार्जिनल की डेफिनेशन वही रहेगी जो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट में थी, कि क्वांटिटी में चेंज होने से, एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है वो मार्जिनल कॉस्ट है। सपोज एक प्रोड्यूसर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है किसी कमोडिटी की और कॉस्ट आती है 100 रुपीज, और 11 यूनिट प्रोड्यूस करता है, कॉस्ट आती है 120। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट में चेंज होगा 20 का और क्वांटिटी में 1 का, तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई 20। एक फॉर्मूला और है इसका, n यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो n यूनिट की टोटल कॉस्ट में से n माइनस 1 यूनिट की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। जैसे यहां 11th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो 11th यूनिट की टोटल कॉस्ट 11 माइनस 1 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट। तो 11 की क्या थी 120 और 10 की क्या थी 100, तो सेम आंसर 20। अब यहां देखिए हमने टोटल कॉस्ट में चेंज लिया। टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, हमने अभी किया शॉर्ट रन में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, चेंज, तो टीएफसी में तो चेंज होता नहीं, टीएफसी शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहती है, नो चेंज। तो इसका मतलब n यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किस पर डिपेंड करेगी, केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस पर। और इस फॉर्मूले को अगर हम चेक करना चाहें इसी तरीके से तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, उसमें चेंज होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट को केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट करती है, उसमें जो चेंज होगा वही शो करेगा, और टोटल कॉस्ट की जो शेप है, जो उसकी परिवर्तन की दर है, उसको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अफेक्ट करेगा, वो उसको प्रभावित करता है। अब देखिएगा छोटे छोटे रिलेशन हम इसमें और देखना चाहें तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा बनेगा। यहां मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड बनता है, ये रैपिडली डिक्लाइन होता है और रैपिडली राइज होता है, ऐसा मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनता है। अब कुछ रिलेशन हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट के मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या है। तो देखिए यहां मार्जिनल प्रोडक्ट लिया, यहां क्वांटिटी आ गई, इसी तरीके से हमने डायग्राम बनाया, यहां मार्जिनल कॉस्ट लिया। अब मार्जिनल कॉस्ट हमने कहा यू शेप्ड होता है, ठीक है, और इस तरह से बनाया। एमपी। अब देखिए अगर क्वेश्चन ये आए कि मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड क्यों होता है, तो इसका आंसर ये है कि शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर इंप्लीमेंट होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर और रिटर्न्स टू ए फैक्टर के अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में एक फैक्टर वेरिएबल होता है, अदर फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर को टेक्नोलॉजी को शॉर्ट रन में आप चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल फैक्टर जब इंक्रीज होगा शॉर्ट रन में तो स्टार्टिंग में फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और एमपी राइज होगा डिमिनिशिंग रेट से, और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करेगी। अब एक टाइम के बाद जब वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज करेंगे और फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया है तो एक टाइम के बाद एमपी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है और मार्जिनल कॉस्ट राइज करना स्टार्ट हो जाती है। तो एमसी डिक्लाइन करेगा, एमपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। एमसी का मिनिमम है मार्जिनल कॉस्ट का, वहां एमपी मैक्सिमम है। एमसी राइज करेगा, एमपी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है एमसी है वो यू शेप्ड होता है। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट के टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो ये कुछ रिलेशन हम और देख सकते हैं। क्वांटिटी मार्जिनल कॉस्ट और यहां हमने लिया टोटल कॉस्ट। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी का सम होता है और टीएफसी हमेशा पॉजिटिव होगी प्रोडक्शन जीरो होने पर भी, इसलिए टीसी नेवर स्टार्ट्स टू जीरो। अब अगर हम एमसी दिखाना चाहें मार्जिनल कॉस्ट, तो ऐसा मार्जिनल कॉस्ट बन गया। अब देखिए जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होती है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है बट डिमिनिशिंग रेट से। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है वहां तक टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही थी। इसके बाद जब एमसी मार्जिनल कॉस्ट राइज होती है तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व की जो शेप है उसको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिटरमाइन करती है, वो निर्धारित करती है। इसके बाद अगर हम और देखना चाहें तो मैंने कहा है कि टीएफसी तो फिक्स होता है, टीएफसी पर टीएफसी का मार्जिनल कॉस्ट पर या मार्जिनल कॉस्ट का टीएफसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगर हम टीवीसी के साथ देखना चाहें क्वांटिटी, और यहां है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, यहां है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वही शेप टीवीसी की होती है जो टीसी की थी। फर्क इतना है टीवीसी ऑलवेज स्टार्ट्स टू जीरो इन शॉर्ट रन। ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होगी, टीवीसी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी। मार्जिनल कॉस्ट राइज होना स्टार्ट होगी, टीवीसी भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। फर्क केवल इतना है टीसी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा था, टीवीसी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और यही मैं साथ ही बता दूं, अगर हम इसको लॉन्ग रन में कंसीडर करते तो ये टीवीसी जो है ये टीसी बन जाता, क्योंकि लॉन्ग रन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती ही नहीं है, वो भी वेरिएबल होती है। टेक्नोलॉजी, प्लांट का साइज, फैक्ट्री की बिल्डिंग सब में चेंज हो सकता है। तो लॉन्ग रन में टीसी जीरो से स्टार्ट हो जाता, तो लॉन्ग रन में ये टीसी कर्व बन जाता अगर हम इसको कंसीडर करते तो। अब देखिए एक रिलेशन टीवीसी के साथ हम ये भी दिखा सकते हैं। टीवीसी और मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी, अगर हम ये एमसी कर्व लें ऐसा, तो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी, एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है। और टोटल कॉस्ट में किस में चेंज होगा, केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज तो होता नहीं है। तो इट मींस ये जो नीचे वाला अगर हम यहां तक फाइंड आउट करना चाहें तो ये नीचे वाला जो सारा ये जो पार्ट मैंने बनाया, शेडो बनाई, छाया बनाई, ये सारा का सारा टीवीसी होता है।
इट मीन्स अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का समेंशन कर दें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, और लॉन्ग रन में अगर मार्जिनल कॉस्ट का समेंशन कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। इस तरीके से एक रिलेशन हम ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है, इसको अगर हम बनाना चाहें तो अलग अलग बना के और फिर एक साथ दिखाएंगे। देखिए, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या क्वांटिटी कि स्टार्टिंग में जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगता है, तो एपी, एमपी और टीपी तीनों राइज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों डिक्लाइन करेगी। मार्जिनल कॉस्ट रैपिडली डिक्लाइन करती है, इसलिए एवरेज कॉस्ट से नीचे रहेगी। एक टाइम के बाद जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू ए फैक्टर के अकॉर्डिंग वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज करेंगे और फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया है, तो उसके बाद टीपी अपने मैक्सिमम पर होता है और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर हो जाती है। ऐसा डायग्राम बनेगा। इसके बाद अगर वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज करते रहते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर में, तो एक टाइम के बाद फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज करना तो पॉसिबल है नहीं, और वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी भी कम होने लगती है, क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और प्रोडक्शन टीपी डिक्लाइन करने लगता है, एमपी नेगेटिव चला जाता है, एपी भी डिक्लाइन करता है। तो एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट दोनों राइज होगी और मार्जिनल कॉस्ट रैपिडली राइज होगी, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा। अब इन तीनों डायग्राम को अगर हम एक ही डायग्राम में दिखाना चाहें तो ऐसे बना सकते थे। एसी, एमसी और यहां क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट। वही कि दोनों जब डिक्लाइन कर रही है तो एमसी रैपिडली डिक्लाइन करेगी, एसी से नीचे रहेगी। एमसी हमेशा एसी के मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर एमसी और एसी बराबर होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहां इंटरसेक्ट करता है, तो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पर। इसके बाद जब दोनों राइज करते हैं तो एमसी ग्रेटर देन एसी होगा, ऐसा बनेगा। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से निकल आते हैं कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर इंप्लीमेंट हो रहा है तो ये सही होगा या ये सही होगा, ये सही होगा। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर में दोनों कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है तो एमसी लेस देन एसी होगा। अब आ जाए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर इंप्लीमेंट हो रहा है तो हमें पता है पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो ये सच होगा। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर में ये होगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में साइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एएससी और एमसी के रिलेशन देखते समय आपको प्रोडक्शन फंक्शन को याद रखना होगा। रिटर्न्स टू ए फैक्टर का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग एएससी और एमसी का नेचर होगा, उसको आपको पहचानना होगा, तभी हम वो प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से मैं एक डायग्राम अगर और रिपीट करूं यहां, अभी मैंने बनाया था पहले एएफसी ऐसा था, एवीसी ऐसा था और एसी ऐसा था, है ना। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट एवीसी है, एवीसी और एसी के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह का मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनेगा।
AFC को कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन वो ABC के मिनिमम पॉइंट और AC के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। अब यहां मैंने वापस बताया कि स्कूल, कॉलेज, लेक्चरशिप या नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट AFC के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, ABC के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, AC के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट AC दोनों के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, तो ये हमें पहचानना होगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से किस कॉस्ट कर्व की शेप यू शेप्ड नहीं है। मान लो एवरेज कॉस्ट दिया है तो उसकी तो होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है वो भी यू शेप्ड होता है, मार्जिनल कॉस्ट दिया है वो भी यू शेप्ड होता है। अब अगर फोर्थ ऑप्शन आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कुछ भी दिया है तो हमें पता है कि वो नहीं होता यू शेप्ड, तो ये हमें पहचानने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में मैंने कहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग रन इतना लंबा टाइम होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो सकता है, रॉ मटेरियल की न्यू डिस्कवरीज हो सकती है, और फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर को भी लॉन्ग रन में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो वेरिएबल बन जाता है। तो लॉन्ग रन के अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट होती है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम है वही टोटल कॉस्ट का डायग्राम बन जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट वही चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, या TVC बन गया, फिक्स्ड तो है ही नहीं, ऐसे बन गया। दूसरा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मोर फ्लैटर होता है, ऐसा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो जाता है, एवरेज कॉस्ट क्वांटिटी। ये काफी सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से मिलकर बना होता है, इस तरह से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इनसे मिलकर बनता है। तो काफी सारे SSC1, SSC2 इस तरह से एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए कॉन्टैक्ट कर्व बनाएं तो LSC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मोर फ्लैटर होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, और मार्जिनल कॉस्ट वही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के भी मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, बाकी प्रॉपर्टीज एज इट रहेगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि समय पर आपको ये इकोनॉमिक्स का जो शेड्यूल है, जो इसके वीडियो लेक्चर है, ये समय पर इनकी सूचना आपको मिल सके और आपके लिए वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण हो। थैंक यू।